गुड आफ्टरनून मिथिलेश जी। मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? मिथिलेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाय संजय। हाय हाय। Tell me. मिथिलेश जी, 3:30 हो गया है। एक 2-5 मिनट रुकना है तो रुक के फिर शुरू कर सकते हैं। नहीं, आई थिंक आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। हेलो। यस, वी कैन हियर नाउ। अभी आज हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही है। हमारे यहाँ कुछ टेक्निकल इशू था जिसके लिए हम लोग थोड़ा सा विलम्ब हो रहे थे। तो तो हम अभी कुछ अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे इमीडिएटली सर। तो अच्छा। मैं स्टार्ट कर दूं सर अभी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो दोस्तों नमस्कार। जेएमएन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से हम मिथिलेश पांडे, अपनी टीम अर्चना और प्रीता के साथ आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज का दिन मुंबई के लिए और पूरे भारत के लिए रेनी देश के लिए में कर सकते हैं। काफी लोग जो है यहाँ वहाँ अटके पड़े हुए हैं
लेकिन हमारा डेट जो है पहले से शेड्यूल था। और मैं खास करके निशांत जी का, जो कि पार्टनर हैं, ईएलपी के सीनियर पार्टनर हैं, और श्री संजय नोटानी जी, आप दोनों जन जब भी हमें इस तरह के आयोजन करने होते हैं, आपका जिस तरह से हमें सहयोग मिलता रहा है, मैं आपका पहले उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और यूके एफटीए के दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग की नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर है। विशेष रूप से रत्न और आभूषण के लिए यह एग्रीमेंट एक्सपोर्ट्स, नए बाजारों तक पहुंच, व्यापारिक बाधाओं में कमी और विकास के कई अवसर प्रदान कर सकता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि जो जीजेपीसी के जो मेंबर जुड़े हैं, आप जानते हैं कि जीजेपीसी का हमेशा से प्रयास रहा है कि आपके पास में अपडेटेड इंफॉर्मेशन समय से पहले पहुंचे, जिससे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। Higher than the NIC which DG calculates for me, what will I claim injury on? ऋषि, तो सर, इसी को ध्यान में रख करके हमने आज का ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आपके जो भी प्रेजेंटेशन के बाद में जो भी आपके प्रश्न होंगे, आप Q&A में रखिए, और हमें पूरा विश्वास है कि निशांत जी अपनी टीम के साथ में इसका आपके सेटिस्फेक्शन के अनुसार जो भी इस वक्त उपलब्ध सोल्यूशन होगा उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। जहां तक निशांत जी की बात है, आप टैक्स, रेगुलेटरी और कस्टम प्रैक्टिस का नेतृत्व करते हैं। टैक्स और कस्टम के मामलों में आपका काफी बढ़िया अनुभव है, और आपके मार्गदर्शन से निश्चित तौर पे हमारे ट्रेड को फायदा मिल रहा है, मिलता रहा है, और आगे भी मिलता रहेगा। संजय नोटानी जी, जो आप भी ईएलपी में सीनियर पार्टनर हैं, आपका भी मैं जीजेपीसी की तरफ से यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ, और निश्चित तौर पे आपके मार्गदर्शन में कुछ जो जानकारियां हमारे ट्रेड के लिए आवश्यक हैं वो मिल पाएंगी। मैं मेंबर्स जो जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को म्यूट रखें, और जब पूरी तरह से प्रेजेंटेशन पूरा हो जाए तब आप अपने प्रश्नों को, या इस प्रेजेंटेशन के दौरान जो भी आपके प्रश्न आपके मन में आए, आप Q&A में एक एक करके रखते रहिए। निशांत जी से मेरा आग्रह होगा सर कि आप जो है, जब प्रेजेंटेशन पूरा हो जाए तो एक एक प्रश्न आप स्वयं से लेकर के और उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा डिस्कशन। तो अब मैं समय नहीं लेते हुए, ऑलरेडी हम 3:35 हो चुके हैं, मैं निशांत जी से आग्रह करूंगा कि सर आप जो है अब आगे की कमान संभालें। और एक बार पुनः निशांत जी, आपका मैं जीजेपीसी की तरफ से इस आयोजन में हार्दिक स्वागत करता हूं, और अपेक्षा रखता हूं कि इसी तरह से आपके सहयोग हमें आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जीजेपीसी, थैंक यू मिथिलेश जी, जीजेपीसी के दूसरे कार्यकर्ता, सारे ऑडियंस हमारे। ये प्रेजेंटेशन शुरू करूं उसके पहले मिथिलेश जी, मेरी आवाज तो क्लियरली आ रही है? एक बार खाली कंफर्म करने के लिए। आप म्यूट है? आपकी आवाज आ रही है ठीक से, एकदम से। थैंक यू। ये प्रेजेंटेशन हम शुरू करें उसके पहले एक खाली 2 मिनट लेते हुए, ईएलपी और जीजेपीसी काफी समय से साथ में जुड़ा हुआ है। इसके कारण हमें लाभ मिला है ईएलपी को कि हम इस इंडस्ट्री की काफी समस्याएं समझ पाते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का एक पिक्यूलर बिजनेस स्टाइल है। इनका जो हमारे यहाँ जिस तरह से डिफरेंट इनपुट्स आते हैं, वो इनपुट्स का प्रोसेसिंग होता है और फिर फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं, भले वो डायमंड्स हो, कलर्ड जेमस्टोन्स हो, ज्वेलरी हो, स्टडेड ज्वेलरी हो, सिल्वर ज्वेलरी हो, हर एक चीज में मल्टीपल एंटिटीज का contribution रहता है before the products are created. More importantly, it is very important to understand that majority of the inputs that this industry requires and then utilizes are imported inputs. But because India has that niche, and इस इंडस्ट्री के जो आर्टिसंस है उनके पास वो नीश है कि, और ये ट्रेडिशनल नीश है, सालों सालों से चलती आई है इंडिया में, कि आज भी इंडिया सबसे ज्यादा डायमंड कटिंग पॉलिशिंग करते हैं, कलर्ड जेमस्टोन्स का करते हैं, एकदम आर्टिस्टिक ज्वेलरी बनाते हैं, और ये वर्ल्ड ओवर फेमस हो गई है। एंड देयरफॉर दिस सेक्टर
is one of the highest exports contributing sector so far as the country is concerned. And therefore, when we talk about the FTA or today's discussion on the free trade agreement becomes very important, because free trade agreement is the future of how global businesses will be in a point in time start getting conducted. फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का इसलिए समझना, खाली समझना ही नहीं, समझ के उसका ठीक से इस्तेमाल करना, and to optimize the benefit that a free trade agreement gives you becomes a very important aspect for all businesses, and more importantly business like the gems and jewelry sector, where a lot of your transactions are cross-border transactions, which means international transactions. A lot of inputs are procured, manufactured in India, and then the manufactured products are again exported out of the country. Having said that, let me start by going into the concept of FTA. I will touch upon from the industry perspective, having worked with this industry for so many years, for almost 2 decades. We now understand a lot of nitty-gritties of this industry. So the attempt in this presentation is कि हमें जितना पता है उसके अकॉर्डिंग FTAs जो आज हम UK FTA की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे जो श्रोता है वो अपना सोच विचार खाली UK FTA पे सीमित ना रखे. UK FTA में थोड़े कॉन्सेप्ट्स दिखाए गए. हम इसमें बात करेंगे कि UK FTA की तरह और कितने FTAs आ रहे हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि UK FTA में जो आप समझ रहे हो उसका इस्तेमाल दूसरे FTAs में भी हो सकता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरी ये है कि आज हम देख रहे हैं कि बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज देयर आर वेरियस tariff and non-tariff barriers which are being brought in. Can these tariff and non-tariff barriers will cause some distortion in the businesses? Can you use this whole network of FTAs to effectively get over these constraints and optimize your business? So, इसलिए ये प्रेजेंटेशन में उस पर भी ध्यान रखना है कि जो थोड़े कॉन्सेप्ट्स कहे जाएंगे ये है, आप माइंड में रखिए कि इस कॉन्सेप्ट को, बिकॉज आप आपका बिजनेस सबसे बढ़िया जानते हैं. हम भले ही जितना भी लीगल एस्पेक्ट समझ ले, आपका बिजनेस समझ ले, पर इस लीगल एस्पेक्ट का आपके बिजनेस पे किस तरह से इम्पैक्ट होगा वो आप ही सबसे ज्यादा अच्छे एनालाइज कर सकते हैं. हम तो सिर्फ एक कॉन्डुइट है, खाली एक कैटलिस्ट है जो आपको एक धारा बता सकते हैं कि इस तरह से आप विचार करिए तो आपका बिजनेस और इफेक्टिवली कर सकते हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर करना. इसलिए मेरी विनती है कि जैसे ही ये प्रेजेंटेशन में आप सुने, आप आपके माइंड में भी एनालाइज करते रहे कि जो दूसरे FTA आ सकते हैं, आप किस तरह का बिजनेस स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर सकते हैं, या तो सप्लाई चेन स्ट्रक्चर कर सकते हैं जिससे आपका बिजनेस ज्यादा ऑप्टिमल बेनिफिट ये FTAs का ले सकता है. तो इसके साथ मैं शुरू करता हूं. लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड. लेट्स टच अपॉन व्हाट आर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स. मेरे साथ मेरे पार्टनर है संजय नोतानी. वो ही इज अमंग द वर्ल्ड्स टॉप ट्रेड लॉयर्स, and therefore we will have the benefit of him also explaining on how FTAs are negotiated, what are the aspects of FTAs, what are the principles covered under FTAs. FTAs में क्या norms है, क्या principles है, क्योंकि यही principle आगे जो दूसरे FTAs आने वाले उसके ऊपर भी कहेंगे. तो आप प्लीज इसका पूरा फायदा ले और जो भी आपके क्वेश्चंस है वो भी पूछे संजय जी से ये हमारे प्रेजेंटेशन के अंत में. तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात करते हैं. Free trade agreement is an agreement between two countries or a regional block of countries where the whole purpose is to reduce or eliminate trade barriers. अगर दो देशों के बीच में ट्रेड करने में कोई बैरियर आ रहा है, कोई भी कंसर्न आ रहा है, उस कंसर्न को किस तरह से ओवरकम करे और ट्रेड बढ़ाए, उसका मेन फोकस होता है थ्रू म्यूचुअल नेगोशिएशन. सो दोनों कंट्रीज बैठती है, नेगोशिएट करती है. I will request Sanjay to also throw upon some insight on how these negotiations are carried out. Traditionally, FTAs are focused only on enhancing market access for goods. जो एक देश दूसरे देश में कितना ज्यादा बेच सकता है और दूसरा देश अगले देश में कितना बेच सकता है उसके ऊपर धारा रहती थी. अब थोड़ा चेंज हो गया है. अब जो FTAs होते हैं दे आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव. जैसे हम UK के FTA की बात कर रहे हैं, it is not a UK mere FTA, it is a India UK comprehensive and economic trade agreement.
So it is not just a free trade agreement in the sense only goods access, but there is access from multiple perspectives, and which in the last bullet we've mentioned, modern FTAs are comprehensive and address matters as diverse as services. खाली goods ही नहीं, service भी एक, यानी क्या फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में खड़ी कर सकते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटीज वहां पे कर सकते हैं, तो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या यूके में कर सकते हैं, वो सर्विसेज हो गई. इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन, आईपी राइट्स, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या दो देश ऐसे नक्की कर सकते हैं कि इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, वो हम आपके देश को पहला चांस देंगे. और अगर गवर्नमेंट इंडिया में से ब्रिज खड़ा कर रहा है, तो वो ब्रिज का पहला चांस यूके वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलेगा. उस तरह से तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पे हो सकता है, स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस एंड अदर एरियाज. सो दैट्स हाउ दी टिपिकल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आर. अभी हम ट्रेड एग्रीमेंट की जब बात करते हैं, free trade agreements are not new to the country, are not new to India. As of now, as we speak, India already has about 14 free trade agreements with its trading partners. पर क्या था कि इनिशियली जो हम अभी एक नया विंड देख रहे हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स का, इसके पहले के जो ट्रेड एग्रीमेंट्स थे, दोज वर फॉलोड ऑन अ लुक ईस्ट पॉलिसी. तो सारे आप देखिए अपने चाहते ईस्टर्न साइड पे जितनी कंट्रीज है उनसे ज्यादा ट्रेड एग्रीमेंट था. इंडिया श्रीलंका का FTA है, SAFTA है, which is again South Asian free trade agreement. Then you had with Singapore का CESA है, which is also a little more wider than merely an FTA. ASEAN का था, ASEAN में again multiple countries आती है, ASEAN countries आती है, जिसमें ये सारी countries जो हम कहे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, वो सारे ही उसमें कवर्ड है. फिर हमारा सॉरी SAFTA में ये सारी कवर्ड है. ASEAN में you have China, Vietnam, Burma, Brunei, Thailand, all of those are covered. Then you had individual with South Africa, with Japan and with Malaysia. पर क्या हो रहा था, जो हमारे ईस्ट के जितने FTAs है, उसमें India was not able to garner a sort of a positive trade sort of a equation. And in fact, this was not turning out to be an export growth potential, these FTAs. And therefore, what we are seeing now is a change in the whole thought process. If you go to the next slide, we are seeing a whole new focus by India onto new FTAs. And what are those FTAs? There are already ongoing negotiations to review the existing FCAs. So the ASEAN FTA, which covers very effective countries like China, Vietnam, Brunei, Thailand, उनके साथ जो FTA है, उसमें it is not really very advantageous. So those are undergoing a review. The India-Korea FTA, India-Korea SEPA. In fact, this industry is already using quite a bit of the benefit of this India-Korea SEPA. I am aware of the fact that in India-Japan SEPA also, अपने काफी pearls etc. है जो India-Japan SEPA में use हो रहे हैं. India-Korea SEPA भी ये industry use कर रही है. So these are undergoing review, यानी उसमें बदलाव आने वाले हैं. There are new FTAs which have recently been concluded. So you have the UAE FTA, जो 2022 में conclude हुआ था, and this industry has very effectively benefited to certain aspects. For example, in relation to gold, etc., under the UAE FTA. We have the interim FTA with Australia, and I'll request Sanjay will throw some light on that. Then we have the European FTA, European Free Trade Association, with a bunch of countries in Europe, including Switzerland. And we will see some implications on that. We will see a tariff comparison. And finally, the topic of today, the UK agreement, which got signed in this year, just about last month. And what is the focus point under the UK agreement? But what, in addition to these, there are a whole bunch of FTAs that India is signing upon. So we have negotiations going on in the India-EU FTA. इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेसा, जिसका इंटरिम FTA आ चुका है, पर उसका फुल फ्लेजेड FTA के लिए, सेसा के लिए इंडिया चिली सेपा, इंडिया न्यूजीलैंड के साथ एक FTA नेगोशिएट हो रहा है. इंडिया US का ट्रेड एग्रीमेंट, ये तो हम पेपर में हमने पढ़ा ही होगा, दैट इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज लिटिल डिसअपॉइंटेड दैट इट्स टेकन मोर लॉन्गर टाइम देन व्हाट इट शुड हैव टू क्लोज दैट FTA, and therefore we are facing the threat of certain tariffs also coming about. The India-Canada FTA and the India-Israel FTA. Now, all of these are FTAs which will, as I mentioned earlier, one of the purpose of FTA is to do away trade barriers. That means it has to facilitate cross-border trade between the nations that are signing the
FTA or the SEPA or CESA or whatever you may call it. Why it is important, therefore, is as an industry, we may be procuring multiple items from any of these nations. Even if we are not directly procuring from these nations, if the origin is from these nations, and let me take an example, say diamonds. Rough diamonds are Rio Tinto supplies is based in Australia, supplies rough diamond, but the rough diamond don't directly come to us. Maybe they go to UK and from UK come to India, or they go to Dubai and come to India. These Dubai, Antwerp, or Israel would be all trading centers. But again, the origin of the product may be considered to be Australia, and therefore, if India has a tie-up with Australia, that origin can come into play, and therefore some benefit may become available to India. But you will be able to avail that benefit. वो बेनिफिट का फायदा तब उठा पाओगे जब आपके इस बारे में जानकारी है और आपने उस लागू जो भी प्रोसीजर्स है वो कैरी आउट करी है. So therefore, this banner below becomes very important, that while India is on the cusp of signing various FTAs, बहुत सारे FTAs signing on the they have, and there is at the same time there is also a constant pressure of tariff and non-tariff barriers. हम देख ही रहे कि US से tariff का barrier का हम चिंतित रहते हैं, और कंट्री से नॉन टैरिफ बैरियर्स का आता है फ्रॉम वेरियस ट्रेडिशनल ट्रेडिंग पार्टनर्स. US has been an old trading partner of India so far as exports of this industry is concerned. UK also has a lot of exports we do. UAE we do a lot of exports. And therefore, what is the need of the hour for this industry? The need of the hour for this industry is identification of an efficient and optimum supply chain structure. आपको पता चलेगा कि अब इंडिया का UAE के साथ FTA है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, EU में स्विट्जरलैंड के साथ है, UK के साथ है. क्या हम इन सबको जोड़ में लेके, और इतने दूसरे FTAs भी साइन हो रहे हैं, क्या ये पूरे जोड़ को लेके कैन वी क्रिएट अ सप्लाई चेन स्ट्रक्चर सच that it optimizes my business? So say for example, your rough diamonds are coming from one of the trading nations. So say Antwerp is part of EU. We are signing an FTA with EU. Say your gold is routed through UAE, it comes there. We have already a SEPA with UAE. Say your jewelry when manufactured goes to Switzerland, goes to EU, goes to UK, goes to US. How do we structure our entire transaction? Because जैसे हम इंडिया में, say for example within India, you have that, okay, you may procure the rough diamonds in Mumbai, फिर वो कटिंग पॉलिशिंग के लिए सूरत जाते हैं, ज्वेलरी में करने के लिए कोई SEZ में जाते हैं, SEZ से एक्सपोर्ट हो जाते हैं, जो ज्वेलरी के ये बनते हैं, बॉक्सिंग बनता है वो कहीं और बनता है, बिकॉज इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग इंपॉर्टेंस है. उस तरह से पूरी दुनिया भी, पूरा ग्लोब will become a sort of a village, and we will have to identify that which country is best to procure my rough diamonds into, which country is best to this. Finally, it has to come to India, because India is the hub where the jewelry will get manufactured. India is the hub where the diamond will get cut and polished. India is the hub where your colored gemstones will get cut and polished. It will have to be done. But how will you play a role that you enhance the potential of maximizing everything in India? And therefore, this becomes a very important understanding to understand how the whole network or FTAs will help you in optimizing your overall supply chain when it comes to international transactions. If you go to the next slide, let's move on to ये जो मैं आप बात कर रहा था उसी को हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं. That is, how do you use the various FTAs to optimize your business operations? Because you have global business operations, you have cross-border business operations, and that in other terms will be called leveraging India's FTAs. इंडिया के जो FTA साइन हो रहे हैं उनके पूरा फायदा लेके आप आपके व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So why am I getting into this? While the topic for today is UK FTA, why are we not sticking to UK FTA? Like I mentioned earlier, UK FTA is one of the many FTAs on the cusp of where India is on the cusp of signing. अगर आप देखें हमारी इंडस्ट्री का मैक्सिमम स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर्सपेक्टिव, आज हमारे कट एंड पॉलिश डायमंड्स मैक्सिमम एक्सपोर्ट US के साथ हो रहा है, जिसके साथ FTA इज इन द वर्ज ऑफ नेगोशिएशंस. UAE जो 2022 में साइन हुआ, बेल्जियम EU में पड़ता है, EU के साथ भी नेगोशिएशन चल रहे हैं.
If you talk about your jewelry exports, again, UAE, we had a 2022 FTA signed. US is getting negotiated. Singapore already signed, is under review. तो अगर इसी किसी में भी यूके, आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज यूके, तो अगर हमें लग रहा है कि इस तरह ये देश है जो हमारे व्यापार में, हमारे व्यवसाय में ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए. एंड आई एम श्योर जीजेपीसी विल टेक द फ्रंट ऑन दैट, but GJPC can then represent to the government that in this negotiation, please push on this point because it is beneficial for both the countries. Make sure that जब आप इस तरह का एस्पेक्ट GJPC को बताते हैं, तो आप ये भी बताएं कि इंडिया को तो बेनिफिट है पर दूसरे देश को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि वहां से उनके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट आ रहे हैं उनके मटेरियल के, या तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे क्योंकि वहां पे उनको चीप ज्वेलरी मिल रही है, which is again a benefit for their local people. So, all of these, because our labor is much better and much cheaper than anywhere else. If you go to the next slide, just like we saw the export statistics, we'll touch upon the import statistics. In import, if you see, a lot of gold is routed through UAE. Even the diamonds now are routed through UAE. Therefore, UAE becomes an important partner. But will that be really effective as under the FTA? We'll touch upon some of the principles, and Sanjay will take us through what principles come into play, because not just because you're routing it through another country, it cannot become an effective import from that country. There is a concept of country of origin. There is a concept of value addition. All of those will be touched upon, and these are the important concepts you all need to understand as we go through this presentation. We get imports from Belgium also, Belgium being an important trading center. Canada has not been highlighted, but Canada is also under negotiation, and FTA is under negotiation. UAE, again, in case of your gold bars coming from UAE, US, and Switzerland, which is again your country which is under the EU, and or maybe Switzerland separately. I don't know if there is a negotiation going on. If you go to the next slide, optimizing the supply chain. Now, the other aspect is that, and I will have, and I'm sure when Sanjay takes up on this one, he will tell us much more in detail. But here, very broadly, the gems and jewelry sector has been sourcing a lot of inputs from outside India, like I mentioned, and our processed products are supplied from India to majority markets across the globe. And we are renowned for our output and our production in this industry. And therefore, it becomes very important that we optimize our supply chain through the use of this whole network of FTAs. But you will not be able to utilize the benefit of these FTAs unless you comply with some of the important norms imbibed into these FTAs. ये FTA कुछ norms set up करते हैं. ये इस norm का समझना, इन norm का लागू करना, और इन norm को achieve करके फिर supply करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको एफटीए का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. तो ये नॉर्म्स क्या है? Whether your products are coming into the appropriate classification within the FTA. हर एक FTA में एक टैरिफ लिस्टिंग होगा. We'll touch upon that, those technical aspects. वैल्यूएशन किस तरह से गिना जाता है, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल कहीं से आ रहा है, उसको प्रोड्यूस करके कर रहे हो, तो ओरिजिनल रॉ मटेरियल तो इंडियन नहीं है, पर इंडिया कितना वैल्यूएशन करेगा कि हम कह सकते हैं कि अब ये डिफरेंट प्रोडक्ट हो जाएगा. Rules of origin, change in tariff subheading and meeting with the QVC, qualifying value content. So कितना आपका value content इसमें इंडियन होना चाहिए, जिससे हम कह सकते हैं कि अब ये इंडियन गुड्स है, and therefore they are eligible for the India UK FTA or say India Japan FTA, whichever FTA we may talk about. Origin declaration and supporting paperwork. ये सब तो हमने कॉन्सेप्ट्स की बात करी. इसके साथ साथ कितना डॉक्यूमेंटेशन रखना चाहिए वो भी सारा एफटीए में लिखा होता है. अगर आपके पास कंट्री ऑफ ओरिजिन का डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी काम का डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको शायद बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. So just because India has signed an FTA does not mean you will automatically start enjoying the benefit. You will start enjoying the benefit provided you act in the manner that the FTA requires you to act. FTA में जो रिक्वायरमेंट है उनको आप सेटिस्फाई करोगे, फुलफिल करोगे, तो ही आपको इनकी बेनिफिट मिलना शुरू होगी. क्या रिस्क अवॉइड करना है? जब FTA का ले रहे हो, फायदे भी बहुत है, पर अगर आपने कुछ मिस डिक्लेयर कर दिया या तो आपने कुछ सही जगह से प्रोक्योर नहीं किया, इफ यू प्रोक्योर फ्रॉम सैंक्शन जुरिस्डिक्शन,
ये तब तो शायद इनिशियली फायदा मिल जाए, पर आपको वापस सारा पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद पेनल्टी एंड इंटरेस्ट, या तो फायदा नहीं भी मिले जिससे आपका पूरा बिजनेस जो आपके प्रेडिक्शंस है, प्रोजेक्शंस है, दोस कैन गो इनटू प्रॉब्लम. सो please be aware that you are avoiding the risk factors at the same time meeting with the required criteria of the FTA. If you go to the next slide now. So ये FTA का, जैसे मैंने बताया कि आप FTA का फायदा ले सकते हैं, तो हम किस तरह से इसका, ये तो बस एक मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है. ये एग्जाम्पल जब भी आप तो ये बिजनेस में है, मैं तो लॉयर हूं, मैंने खाली इंडस्ट्री के साथ ऑलमोस्ट 20 साल के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे काफी कुछ मालूम है. पर इसमें आगे किस तरह से कौन सा मार्केट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, आपको एनालाइज करना होगा. मैं खाली एक उदाहरण की तरह इसमें बता रहा हूँ दैट टुडे वी आर सीइंग दैट देयर इज अ थ्रेट ऑफ यूएस टैरिफ्स कमिंग थ्रू which is likely to impact our supplies to the US, in which case that is one aspect of the threat which is stopping our business. But there is a review of the Japan SEPA going on. There is an ongoing FTA being signed with Australia. Both of these are growing markets from a jewelry consumption perspective. Can we look at shifting our focus to those markets? If there is a shift of focus required, is there a requirement of us pitching to the government of India to say that अगर इस तरह से हमें थोड़ी सुविधा मिले तो हम इस मार्केट को ज्यादा डेवलप कर सकते हैं और Indian products can have a bigger entry into those markets. For example, Australian market, it's an Australian study which says that the current market is about 2.9 billion, expected to go to 3.67 billion, which is almost a 1/3% growth if you see in broad numbers. Can India play a significant role in capturing a major portion of this market? And if so, it will go to overcome some of the loss of business which we may have because of certain other sort of barriers coming through in our trade with some other trade partners. Similarly, there are new FTAs being negotiated with Chile and New Zealand. Again, those may not be our traditional markets, but with FTAs being signed, can we look at opening up a market where we can have a new source of exports going into in these jurisdictions? Going to the next slide. In addition to this, the government has over a period of time realizing and recognizing that हम FTAs तो साइन कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं हो कि FTA साइन करने के बाद जो जिस देश के साथ FTA साइन हो रहा है वो तो उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हमारे ही व्यापार वाले, हमारे बिजनेस उसका पूरा बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं. इसलिए गवर्नमेंट ने भी इंश्योर किया है कि वो खुद इंडल्ज करेंगे. They have come out with the export promotion mission, which was announced in the budget of 25-26, the last budget which went by, and they've set out an outlay of 2250 crores is reportedly being tweaked by the government to assist in relation to जो ये एलोकेशन रखा हुआ है इसको उस तरह से बिल्टअप करने के लिए कि जहां पे हमारे जो सेक्टर्स है जिनको यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण इंपैक्ट होने वाला है उनको सुविधा किस तरह से करें. So is our sector one of those sectors? And if it is, how do we ask the government to support us, facilitate us, so that it is not, it may be a little bit impacted, but that impact is not significant. Again, some of the main schemes within the EPM, Export Promotion Mission scheme, are providing trade finance support or driving international holistic market access. किस तरह से आप दूसरे market access में बढ़ा सकते हो, किस तरह से अगर आपको ट्रेड फाइनेंस सपोर्ट चाहिए क्योंकि आप नए मार्केट में एंटर करना चाह रहे हो, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, न्यूजीलैंड के साथ नया साइनिंग हो रहा है, चिली के साथ हो रहा है, ये अपने ट्रेडिशनल मार्केट्स नहीं है. कैन वी सीक गवर्नमेंट सपोर्ट टू होल्ड एग्जीबिशंस इन न्यूजीलैंड, इन चिली, टू प्रोपोगेट इंडियन ज्वेलरी which has already become world renowned, to also start having a sort of a followership in countries like New Zealand, Chile, etc. This is again a requirement. In the budget itself, there was an announcement of an employment-linked incentive scheme, which has now been approved by the cabinet in July 2025, which says that every company which will be appointing and engaged in manufacturing sector will be given financial incentives up to 2,000 for 2 years per employee. Of course, there is a restriction of the number of employees also that can be covered under that. Now,
it is without any doubt and duly acknowledged by including by the government of India, that that the gems and jewelry sector is one of the highest employing sectors in the country, and therefore ever since this sector has been growing, the government is sensitive to ensure that the impact of any external economic downturn, etc., is minimal on this sector. Measures being considered include credit cost to MSME borrowers, expedited custom clearance, others, etc. मेरा इस स्लाइड पे कहना यह है that अगर आज हमें पता चल रहा है कि अपने इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस के कारण कहीं पे हमें बाधाएं आ रही है, या तो एफटीए साइन हो चुके हैं, एफटीए साइन होने वाले हैं और हम उसका पूरा बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, या दूसरी कंट्रीज ने कोई ट्रेड बैरियर्स लाए हैं जिसके कारण हमारे सेक्टर को धक्का पड़ रहा है, तो ये टाइम है जहां गवर्नमेंट भी सेंसिटिव है ऑन बोथ एस्पेक्ट्स टू फैसिलिटेट एवरी सेक्टर टू ऑप्टिमाइज द बेनिफिट ऑफ एफटीए as well as to facilitate in overcoming the constraints put up by other trade partners. We should reach out to them. Of course, this can again be taken up by GJPC to the government authorities to identify what are the beneficial aspects that can be brought to this government. But it will be important for the industry members who on ground level every day are facing these situations, are identifying these opportunities, and who within their wherewithal know very well what are the new opportunities which are knocking at the door and should be grabbed immediately. So again, this portion has little to do with the UK FTA. मैंने UK FTA का इतना अभी बताया नहीं है, but it is important कि आप समझ ले कि FTA का बेनिफिट क्या है, FTA का इस्तेमाल किस तरह से अपने को ज्यादा एफिशिएंट बिजनेस कराने में हेल्प करेगा. अगर ये समझ ठीक से आ गई तो यूके एफटीए, जैसे मैंने कहा, एक स्टार्टिंग पॉइंट है. उसके बाद बहुत सारे एफटीए आ रहे हैं और अपने बिजनेसेस को हम रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, इंटरनेशनल सप्लाई चेन रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, जिससे उसके पूरा बेनिफिट हम ले सकते हैं. We at ELP have been regularly helping this sector, also various other sectors, in identifying what could become a very effective supply chain structure globally to be implemented such that you optimize and enjoy the overall benefit of the FTAs which are already existing and future FTAs that are getting signed. Can we go to the next slide? We will now come to some of the more technical and core aspects of the FTA, starting with the tariff schedule. Tariff schedule is the list of products in the FTA which lists out that okay, ये प्रोडक्ट जो अपना HSN है, HSN को ही लिंक करके, कस्टम्स को लिंक करके ये टैरिफ शेड्यूल्स बनाए जाते हैं. किंतु इतना फर्क रहता है उसमें कि जो ओरिजिनल रेट थे उसके सामने एफटीए के नीचे एक ज्यादा सुविधापूर्ण रेट रहता है. तो वो रेट क्या रहेगा? I will request Sanjay to come in here to take us, including the audience, through all the technical aspects of the different FTAs and more importantly the UK FTA. Before I hand over to Sanjay, I would like to just mention to the audience that Sanjay is part of a number of committees of the Ministry of Commerce and has been part of a number of negotiations on FTAs, including some critical meetings on the UK FTA, and therefore request each of you to take full advantage of his knowledge, understanding, and his explanations on the FTA. Sanjay, over to you. Thank you, Nishant. Good evening, everybody. Before I just get into the tariff schedule, ये important ये है कि अब जो आप देख रहे हैं कि both politics और जो trade है काफी बदल रहा है और बदलेगा. और इसका ये मतलब है कि जैसे हम आजकल ट्रेड कर रहे हैं और जैसे कर रहे थे, अब काफी चीजें हमें देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और उसको समझ के चेंज करना पड़ेगा. Why? Because politics and trade have all become transactional. Today whatever said and done, आपने देख लिया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कौन सी कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशन कैसे हो रहा है और उसका क्या एग्जाम्पल्स है, इलस्ट्रेशंस है जो ट्रेड पे फर्क पड़ रहा है. अब चाहे यूक्रेन और रशिया की वजह से
क्या आजकल बातचीत चल रही है और क्या हो रहा है। तो प्रीटी मच जो WTO है, जिसको बोलते हैं मल्टीलैटरलिज्म, और जो नेगोशिएशंस हम सब कंट्रीज साथ में बैठ के करते थे, वो दिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा आने के लिए। और इसके लिए एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years till we achieve political stabilities, trade stabilities, and therefore it's important to understand some of these effects and nuances. जो बारीकियां हैं ये ट्रेड की, आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी, बिकॉज जो हम नेगोशिएशंस करते हैं हर एक कंट्री के साथ, काफी काफी अलग चीजें होती है। व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड और कुछ नहीं है, एक बास्केट है, एक बार्टर एक्सचेंज है, कि हमें वो कंट्री से क्या चाहिए और उन्हें हमारे देश से क्या चाहिए। लेकिन ये दोनों चीजों को अगर आप देखेंगे, काफी अंतर है, बिकॉज हम काफी कंट्रीज को क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं, वो कंट्रीज में डिमांड सप्लाई क्या है, वो कंट्रीज में कंपटीशन क्या है। तो इसके लिए आपको ये थोड़ी चीजें समझनी पड़ेगी। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप जब बिजनेस करना चाहते हैं कोई भी कंट्री के साथ, तो एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, आपको क्या सही चीजें बतानी चाहिए गवर्नमेंट को। एंड आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम नेगोशिएशन पे जाते हैं, हमें हर एक सेक्टर का एक बुकलेट होना चाहिए, हर एक सेक्टर की commercial understanding, supply chain understanding, production understanding, operations understanding, ease of business understanding. I think एक बार वो सारी चीजें होती हैं, तो it gives us very well ways to ask the other country exactly why we are asking and what we are asking, and therefore clearly it is not like one size fits all, and therefore whatever we may have negotiated with UK, not necessarily we will negotiate the same way like with Australia. And therefore, these are important nuances to understand. Can I just ask to go to the next slide? So अगर आप देखेंगे जो हमारा schedule है, and हमने एज एन इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल के तौर पे हमने कुछ इलस्ट्रेशन आपके लिए यहाँ रखे हैं, पर आपको ये समझने की चीजें हैं कि ये हम कैसे कैसे कौन से नेगोशिएशंस में कैसे कैसे हम जो कंसेशंस मांगते हैं वो कौन से टाइप के कंसेशंस होते हैं और उसका मतलब क्या है। तो हमने जब ये यूएई के साथ FTA साइन किया, पर्टिकुलरली ये प्रोडक्ट्स पे, गोल्ड, प्लैटिनम एंड अदर्स पे, यूएई टैरिफ था ऑलमोस्ट 5%। लेकिन उन्होंने जब ये कैटेगरी ए डाला है, स्टेजिंग कैटेगरी ए, दैट मीन्स जिस दिन ये FTA फोर्स पे आएगा उसी दिन से हमें वो ड्यूटी बेनिफिट मिल जाएगा, विच इज 0। एंड देयरफॉर दिस इज नोन एज एन अर्ली ग्रांट or an early access of the particular concessions which are important for the particular tariff headings. Next. अब जब हम EFTA की बात करते हैं, and this is with the 4 sets of countries, Leicester, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, और ये कंट्री के साथ हमने अभी जब साइन किया है 2024 में, अभी अब तक ये आया नहीं है because of the constitutional and parliament reasons, but ये very soon एक बार ये चालू हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या किया था स्विट्जरलैंड ने ना, एलिमिनेट कर दिया था ड्यूटी ऑन January 1st, 2024। So straight away all the products falling under chapter 71, जहाँ JJPC और उसके सारे मेंबर्स कंसर्न है, ऑटोमेटिकली इसको 0 कर दिया था। तो दैट मीन्स ये कंसेशन ऑलरेडी हमें 0 है, जिस दिन ये FTA आएगा ऑलरेडी ये 0 होगा, एंड देयरफॉर द बेनिफिट इज ऑलरेडी अवेलेबल टू अस। नेक्स्ट। अब आते हैं यूके। हमने थोड़ा यूके के ऊपर थोड़ा विस्तार से यहाँ टेबल पे डाला है। तो अगर आप देखेंगे मेजर इंडियन एक्सपोर्ट्स टू द यूके विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टेबल, एंड मेजर इंडियन इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूके। तो हम यूके को क्या बेचते हैं, हम यूके से क्या खरीदते हैं, एंड दिस इज नोन एज सप्लाई चेन। नाउ नॉट नेसेसरी जो भी हम यूके से बाय करें प्रोड्यूस ऑफ यूके हो, कुछ चीजें हो सकती है कि बाकी के यूरोप देश से यूके आता है, यूके से फिर इंडिया आता है, एंड देयरफॉर सम ऑफ दीज issues and some of the nuances of the channel which we will have to understand. Of course, gold is showing $326 million, which is on the highest list. But if you look at it from the other perspective, that major Indian imports from the UK,
which is palladium and some other sort of stuff जो हम यूके से मंगाते हैं और जो गोल्ड हम यहाँ से यूके को बेचते हैं, काफी फर्क है। ये जो फर्क है चैप्टर 71 को अगर यहाँ से देखा जाए, इसको बोलते हैं टैरिफ सरप्लस एंड टैरिफ डेफिसिट। ये बहुत जरूरी है समझना। टैरिफ डेफिसिट ये चीज है, सपोज ये बास्केट में सब चीजों को डाल दिया जाए तो हम कितनी चीजें इंपोर्ट करते हैं और कितनी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम सबसे ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करें और वो कंट्री हमें उतनी चीज उतने वैल्यू पे नहीं देती है तो उसको बोलते हैं डेफिसिट। और अगर हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहां से कम आ रहा है और वो कंट्री हमको कुछ नहीं दे सकती है, उसको बोलते हैं सरप्लस। सो टू दैट एक्सटेंट देयर इज अ डेफिसिट एंड देयर इज अ सरप्लस। अगर मैं खाली ये चैप्टर को देखा जाए तो हम जो यूके को बेच रहे हैं अंडर ओनली चैप्टर 71, इट इज अ ह्यूज सरप्लस। बिकॉज अगर आप देखें जाए तो ऑलमोस्ट 700 मिलियन डॉलर का ट्रेड हम यहाँ से यूके को बेचते हैं, लेकिन यूके हमें ये चैप्टर पे खाली अबाउट 30 मिलियन के वैल्यू पे हमें बेच रहे हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट, एंड विच इज व्हाई, as Nishant had explained in one of the slides, that there are certain FTAs where unfortunately India is on a trade deficit, and which is why we are renegotiating some of these FTAs. Next. As far as these are other schedules, and when I had explained to you staging category A, that means abhi as far as UK India FTA is concerned, तकरीबन 1 साल लगेगा जब तक ये इफेक्ट में आए। बट जिस दिन ये इफेक्ट में आएगा ऑटोमेटिकली जो बेनिफिट्स हैं हर एक ये कंट्री पे, पर्टिकुलरली जो 2% आप देखेंगे गोल्ड ज्वेलरी और सिल्वर ज्वेलरी पे, ऑटोमेटिकली विल बिकम 0। एंड एज फार एज सिल्वर इज कंसर्न एंड नॉन इंडस्ट्रियल डायमंड्स आर कंसर्न, दे आर इन एनी केस 0। सो thus clearly there is no impact, and to that extent the trade is already ready to be set out there. Next. This is our India's tariff schedule. That means all the UK exports under this particular agreement we have already given. However, अभी यहाँ आपको थोड़ा एक समझना पड़ेगा, जब हमने बेस रेट 11 डाला है और जब हमने कैटेगरी E10 99% डाली है, दैट मीन्स जो ड्यूटी है, अगर 99% प्लैटिनम बाय वेट है, ड्यूटी ऑटोमेटिकली 0 होना चालू हो जाएगी स्टार्टिंग January 1 ऑफ ईयर 10। लेकिन 10 साल तक एवरी ईयर एक रिडक्शन होगा 1.1% का up to year 10, which will then equal to 11%. And this is the way the meaning of the tariff concession is concerned. या तो आपको उसी समय मिल जाता है, या तो अपॉन साइनिंग हो जाता है, या तो ऑटोमेटिकली MFN रेट ऑलरेडी 0 होता है। तो इसके लिए वेदर आप FTA साइन करें या नहीं करें ऑलरेडी होता है। But as far as this particular example is concerned, वो 10 साल में 0 होगा। अगर आप देखेंगे no reduction as far as this particular products are concerned, there is no reduction, and therefore the base rate has been kept as 22%, and non-industrial के ऊपर 5.5 है। However, it says that end duty shall be reduced to 2.5 on the date of SETA. That means अभी 5.5% है, जिस दिन ये इफेक्ट पे आएगा उस दिन ये 2.5% हो जाएगा, and therefore rules of origin is important to be considered as far as this particular entries are concerned. Next. Yeah, sorry, can you go back to that slide if I just add couple of points? So Sanjay explained this. मैं एक बार थोड़ा आपको इंडस्ट्री की पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। आज क्या हो रहा है कि काफी प्लेटिनम अगर हम यूके से ले रहे हैं तो 11% का टैक्स लग रहा है। इसको हमने टाई अप कर दिया है, यानी इंडियन गवर्नमेंट इज अग्रीड कि अगर प्लैटिनम आता है यूके से तो हम उसके ऊपर 1/10% 10% का टैक्स कम करते जाएंगे over a period of 10 years, like Sanjay explained, which means that from our industry's perspective, we may see a flow of platinum starting to come in from UK, maybe as the rate of customs duty keeps dropping down over a period of time. At the same time, we have to acknowledge the very effectiveness of the Indian government to ensure that they have not agreed for any reduction on the articles of gold jewelry and parts thereof. We know that our industry has this niche
and our industry has these artisans who make very articulate jewelry. Therefore, we are not allowing our jewelry producers to be impacted by British jewelry manufactured and coming into the country with a reduced this. So this is sort of a protection that our government has ensured to be created for our industry. And lastly, on the diamonds, हमें पता है कि रफ डायमंड्स आज फ्रीली इंपोर्टेबल रखे हैं, पर कट एंड पॉलिश डायमंड्स पे 5.5% ड्यूटी लग रही है. इसको कम करके 2.5% पे आ जाएगी कट एंड पॉलिश डायमंड्स के लिए इन द फ्यूचर ऑन द डेट ऑफ साइनिंग, विच मीन्स दैट आज भी हमारे यहाँ कुछ कट एंड पॉलिश डायमंड्स आते हैं अपने असॉर्टमेंट और उसके लिए, जिसके ऊपर 5.5% लगता है. ये भी 5.5% अपनी इंडस्ट्री के एम्प्लॉयमेंट बचा ये प्रोटेक्ट करने के लिए है, क्योंकि अपने यहाँ पे जो आर्टिसंस है वो कट एंड पॉलिश कर सकते हैं, तो हमें बाहर का कट एंड पॉलिश डायमंड्स नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने 5.5% रखी थी. पर अभी जो यूके से आएंगे उसमें 2.5% हो जाएगा. ऑफ कोर्स जब हम कहते हैं कि यूके से आएंगे यानी यूके में कट एंड पॉलिश डायमंड्स जो आएंगे या तो कोई अदर वैल्यू एडिशन किया है, जो कॉन्सेप्ट अभी संजय जी समझाएंगे हम तो हम समझेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा. बट वी नो दैट देयर आरंट टू मेनी कट एंड पॉलिश डायमंड्स दैट आर क्रिएटेड इन यूके. यूके में कटिंग पॉलिशिंग इंडस्ट्री इतनी नहीं है, तो चांसेस कम है कि इससे हमें कोई इंपैक्ट होने का. लार्जर इंपैक्ट हो सकता था गोल्ड ज्वेलरी का, जिसके लिए ऑलरेडी एक प्रोटेक्शन बना के रखा हुआ है. या संजय, बैक टू यू. थैंक यू निशान. नेक्स्ट, अभी आप अगर होलिस्टिकली देखेंगे, अगर यूएई, ऑस्ट्रेलिया, एफ्टा, यूके, जो हमने गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर टैरिफ रेट है बिफोर एंड आफ्टर एफटीए, सेम वे कट एंड पॉलिश डायमंड के लिए जो हमने पहले 5% है और अब 0% है. अगर आप देखेंगे, इसको बोलते हैं सप्लाई चेन. कौन सी चीजें कहाँ से आएगी, कहाँ जाएगी, वहां से अगर वो ट्रांसशिप होके दूसरे कंट्री जाएगी, वहां से कुछ काम होके वैल्यू एडिशन करके दूसरे कंट्री जाएंगे. अगर वो बेनिफिट्स लेने हैं तो उसको बोलते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशंस, ऑन द बेसिस ऑफ फुलफिलिंग ऑल ऑफ दोस सैटिस्फाइड रीजंस in terms of numbers that we will discuss in the next few slides. But if you see largely, this is what is important to understand: the market, the business, the impact. One is you understand your market very well. You understand now the business. Okay, how is the operations happening? What is the way of goods coming in, going out? Are we using for certain ports only for the reasons of transshipment? Is it possible for us कि बिकॉज अभी जो चल रहा है, अगर इंडिया के ऊपर समझिए अभी 50% अगर लगेगा, तो हमें अगर कोई ऑफिस खोलनी है यूएई में या यूके में, तो ये सब चीजें समझने के लिए आपको ये जो इंटरक्रेसीज है या जो कंडीशंस है, ये क्या कैसे होगा, कैसे क्या नहीं करना है. दिस इज व्हाट यू नो आर दीज वेज एंड मीन्स for you to understand your business and then take it from there. Next. Clearly, in order for us, हमें अगर ये बिजनेस को समझना है, उसको रूल्स के हिसाब से खेलना है, और जिस तरीके से नेगोशिएशंस हो रहे हैं, जिस तरह से नेगोशिएशंस में एग्रीमेंट हो रहा है, और जिस तरह से सेकेंडरी चीजें, सेकेंडरी रेगुलेशंस आ रहे हैं, जैसे अभी एक है तो क्लासिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो क्लासिफाई प्रोडक्ट कर रहे हैं, जब इनपुट हमारे पास आ रहा है, समझिए हमारे पास रफ डायमंड आ रहा है, कट एंड पॉलिश डायमंड कर रहे हैं, हम यहाँ से बेच रहे हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन हम क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, उसमें चेंज इन क्लासिफिकेशन हो रहा है कि कोई चीज अगर गोल्ड की आ रही है, जो ब्लॉक ऑफ गोल्ड हो रहा है, हम फिर उसको मेल्ट करते हैं, उसमें से ज्वेलरी बनाते हैं, उसमें से ज्वेलरी पीसेस बनाते हैं गोल्ड के, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सब क्या हो रहा है, वो क्लासिफिकेशन जरूरी है. फिर आते हैं वैल्यूएशन पे कि हम वो जो रूल्स ऑफ ओरिजिन के प्रोडक्ट को क्लियरली और सही तरीके से अगर कैलकुलेट करें, तो क्या वैल्यू है वो प्रोडक्ट की जब आ रही है और जब जा रही है, तो उसमें वैल्यू क्या है, और इसके लिए वैल्यूएशन बहुत जरूरी है, सो दैट अकॉर्डिंगली जो हमारा रूल्स ऑफ ओरिजिन का कंडीशन है वो हम सेटिस्फाई कर सकें. फिर आता है रूल्स ऑफ ओरिजिन कंप्लायंस, विच वी विल टेक इट इन नेक्स्ट स्लाइड. बट क्लियरली लॉग्स बहुत जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है. आप जैसे देख रहे हैं, जब इंडिया अभी एफटीए, जिनके साथ हमारे एफटीए के संबंध हैं,
वहाँ हम देख रहे हैं कि हमने अपने रेगुलेशन के हिसाब से अलग से कंडीशंस रखे हैं कैरोटार। क्यों? बिकॉज हमें लगता है कि वो कंट्री में डॉक्यूमेंटेशंस कभी, या द मैनर इन विच आसियान में कभी कोई चीज चाइना से आती है, आसियान आसियान से इंडिया आती है, तो हमारे पास एक सेकंड लेवल का एक प्रोटेक्शन होता है जिसको बोला है कैरोटार रूल्स। तो ऐसे ही सारी चीजें जो रूल्स ऑफ ओरिजिन की कंप्लायंस है हमारे ऊपर भी आ सकती है जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज को। फिर आता है ट्रांसशिपमेंट रिस्क, जिसकी मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, दैट इन टर्म्स ऑफ के ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, बीच में क्या, इज इट ओनली प्लेनली ट्रांसशिपमेंट, इज देयर अ वैल्यू एडिशन समवेयर मिड कोर्स, और उसके बाद वो वैल्यू एडिशन वहां से कैलकुलेट होके फाइनली दूसरे कंट्री में जा रहा है, तो उसके लिए अगर कोई रूल्स ऑफ ओरिजिन का सर्टिफिकेट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी दैट वी डू। फिर आ रहा है सैंक्शंस। अब सैंक्शंस क्यों है इंपॉर्टेंट? बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द सेकेंडरी सैंक्शंस जिसको बोलते हैं, और द सेकेंडरी रेगुलेशन। नॉट नेसेसरी ऑल कंट्रीज नीड टू फॉलो इट, बट गिवन दैट वी आर पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन्स, there are certain countries who want us to follow sanctions, and therefore हमारे जो ट्रेड होगा उसमें ये सैंक्शंस भी काफी जरूरी हो जाता है देखने के लिए। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, लेबर स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। अगर आप देखेंगे टूवर्ड सस्टेनेबिलिटी काफी चीजें हो रही हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग इन इंडिया एंड अदर्स बिकॉज ऑफ द पेरिस क्लाइमेट नेगोशिएशंस काफी चीजें हो रही है जहां आजकल एफटीए particularly on these kinds of issues are asking India to please certify that the labor laws and the labor standards are being followed by the industry players in order to ensure that the product does not go through any of the human rights issue and is clearly part of the trade the way they would like to follow it. Next. Yeah, sorry, Sanjay, if I can just add on that one again, Yeah. very important slide. So ये सारे ही पॉइंट जो स्लाइड पे दिखाए गए हैं सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर उसमें से जो ऊपर के 3 है वो ऑब्जेक्टिव है। वो तो हमको जैसे अपना बिजनेस करेंगे तो उससे ही पता चल जाएगा कि कौन सा अचीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पर जो नीचे के 3 है ये इंडस्ट्री के लिए आई थिंक ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। एक है कि इस इंडस्ट्री की जिस तरह से बिजनेस स्ट्रक्चरिंग होती है, आई नो दैट एनी बिजनेस इन इंडिया दे विल हैव अ कॉरस्पॉन्डिंग entity somewhere in Dubai, you may have somebody in Antwerp, somebody in Israel, etc. Because that's how the nature of the business is, or the transactions will be carried out. You may have somebody in the US, UK, where the procurements are being done and then made available to India. In that scenario, there will always be a sort of जो मैं कह रहा हूँ an urge, आपके ऐसे वो रहेगा कि अरे हमारी इतनी सारी एंटिटीज है, इसका सप्लाई चेन कर सकते हैं, तो मैं भले इंडिया में बना है उसको मैं रूट कर लूं इधर, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। सो इसलिए लेट्स नॉट थिंक ऑफ आइडियाज ऑफ रूटिंग। इट इज नॉट दैट सिंपल दैट खाली आपने रूट कर लिया कोई और मार्केट से और आपको मिल जाएगा। आपको वैल्यू एडिशन क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए जब मैं कहता हूं कि सप्लाई चेन को ओवरसी करने की जरूरत है, एक जैसे ईएलपी काफी क्लाइंट्स के लिए हमारे हम करते हैं, उसमें हम ये नहीं देखते, हम ये देखते कि चलो अगर आपको दुबई थ्रू रूट करना है तो यूएई में आपको क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, किस तरह से करना पड़ेगा, जिससे आप प्रूव कर सको कि हाँ वैल्यू एडिशन वहां पे बन रहा है। Similarly, sanctions, we have traditionally been doing business with certain countries which may be facing sanctions. While India may not have imposed sanctions, but if the UN has imposed sanctions and the final exporting country is a country, say US or somewhere, which is impacted by sanctions, you may have concerns. Lastly, labor law का संजय जी ने बोला बहुत ही important point है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे लेबर लॉ वायलेट हो रहा है कि अपने पास लॉज है, इज नॉट सीन। It is seen whether the individual entity which is exporting is following, or of course there is not that every day a scrutiny will be carried out, but there may be questions arising on these aspects. Therefore, every entity intending to export and take benefit of FTA, it becomes important that you understand what are the minimum adherence of labor laws required as per the other jurisdiction, as per the FTA, and therefore implement those. So again, very important points cannot be lesser emphasized. Sorry Sanjay, over to you again. Yeah, no problem. And अगर आप देखेंगे और आपको पता होगा, both based on public domain reading as well as with you and your friends doing business, with this whole tariff thing, particularly countries like US has really upped the game.
means in terms of the customs compliance, उनके systems, उनके intelligence, उनकी काफी चीजें बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो कोई कोई FTA अग्रीमेंट्स जो अभी US साइन कर रहा है दूसरे कंट्रीज के साथ, इंक्लूडिंग जो इंडिया के साथ करेगा, उसमें एक रूल डाला है ट्रांसशिपमेंट का। पर्टिकुलरली एक वियतनाम के साथ किया है, इंडिया के साथ भी कर सकते हैं। वो इसके लिए जरूरी है कि दे ऑल्सो वांट टू नो कि अगर कोई चीज चाइना से आ रही है वियतनाम और वियतनाम से फिर जा रही है US, to that extent whether that will be allowed or disallowed depending on the facts and circumstances of each case, and therefore compliance records, the nature of the product, in terms of the raw material coming, अगर वो लेबर स्टैंडर्ड्स पास नहीं कर रहे हैं चाइना में और अगर वियतनाम में आ रही है वो raw material, they will be clearly blocked when cleared for purposes of imports in US. And therefore, for the purposes of this reason, हमारे काफी clients हैं जिन्होंने अभी जाके अपने import businesses खोले हैं US में, so that they can import and then put it in bonded warehouse and do all of those kinds of things because of tariff. But opening an office is not important, like Nishant said. It's also understanding that ये वाली सब चीजों पे compliance पे, how are we investing ourselves? How are we, competing with not only the world, but how are we competing with our own friends and peers within the industry? Because इसको, ये काफी चीजें अभी देखी जाएगी जिस बेसिस पे आपको, क्वालिफाइंग एंटिटी पे देखा जाएगा और आपके साथ बिजनेस किया जाएगा. So therefore, प्लीज अंडरस्टैंड फ्रॉम आर FTA पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ट्रेड पर्सपेक्टिव, जितने ज्यादा FTAs अभी हम करेंगे ये सारी नुएंसेस बढ़ते जाएंगे. नेक्स्ट, अब आते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन. नेक्स्ट, हाँ, ये रूल्स ऑफ ओरिजिन है क्या, क्यों है? अगर आपको ये बेनिफिट लेना है, टैरिफ, नॉन टैरिफ और व्हाटएवर वी आर टॉकिंग अबाउट इन एन FTA, तो ये रूल्स ऑफ ओरिजिन बेसिकली एक क्राइटेरिया है, एक फॉर्मूला है जो आपको सेटिस्फाई करने का. देयर आर सर्टेन कंडीशंस which have been given right now on the basis of the India UK. As a matter of illustration, हम आपको थोड़ी चीजें बताएंगे, बट जब भी आप अपने गवर्नमेंट के साथ, which is with India and the Indian negotiators, sit down with some of these kinds of issues with other countries, I think it's important that you give them the feedback. बिकॉज नॉट नेसेसरी, मैंने क्या बोला था, जैसे आपका बिजनेस चलता है, ऑपरेशंस होता है, इनपुट आउटपुट, इंटरमीडियरीज, कौन सी चीज किधर से आएगी, कितनी चीज पे कहाँ से आने से आप कितना पैसे बचा सकते हैं, ईज ऑफ बिजनेस क्या हो सकता है, उस बेसिस पे आपको अपने कंट्री को नेगोशिएट करके बोलना पड़ेगा कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ ये कर रहे हैं तो हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए और ये मीनिंग चाहिए. क्यों चाहिए? बिकॉज ऑफ फैक्चुअल perspective, and that is why it is important that you understand some of these concepts. Next, अब as far as जो rules of origin है, आप ऊपर के 3 पॉइंट्स को भूल जाइए. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमारे प्रोडक्ट के लिए है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स, जिसको बोलते हैं PSRs. ये PSR दिया गया है as far as chapter number 71 is concerned, कि कौन से प्रोडक्ट्स, while everything is covered under 71, but क्या वैल्यू एडिशन नॉर्म्स है, क्या चीजें हैं जो क्वालिफाइंग करेगी ये फॉर्मूला को देखने के बाद, उस बेसिस पे आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा और इसके लिए आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन और ऑपरेशंस को उस हिसाब से सेटिस्फाई करना पड़ेगा. नेक्स्ट, एक है क्लासिफिकेशन, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, इवन इफ इट कम्स समथिंग नॉट फ्रॉम UK बट फ्रॉम एनी अदर कंट्री, लाइक निशांत सेड, कोई चीजें हमारी एंटॉप से आती है, दुबई से आती है, लेकिन जाएगी UK, तो क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है. वैल्यूएशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि नॉट ओनली के हमारे इंडियन कस्टम्स वैल्यूएशन के हिसाब से, बट इवन फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन, कि क्या वैल्यू पे चीजें आ रही है और उसे कैसे करना है. एंड देयरफॉर documentation is important, evidence of all those adjustments are important, कि आपने जो valuation किया, और valuation principles in any case आपको पता है जो हमारे Indian customs में दिया हुआ है, related party, arm's length, and all of those formulas which are given for valuation are important.
नाउ इट कम्स फॉर अ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल। कौन सी चीजें हैं ये जो फॉर्मूला में अलाउड है और बिल्कुल नहीं अलाउड है? तो एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कोर्स एक है, जो प्राइस है ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, ऑफ द इनपुट प्रोडक्ट इटसेल्फ। द सेकंड इज क्लियरली द expenses of transportation to the port or the place of transportation. So suppose आप दुबई से कुछ मंगा रहे हैं, as far as दुबई से लेके इंडिया तक जितना भी आपका खर्चा हुआ, अनलोडिंग, लोडिंग, इंश्योरेंस, वो अलाउड होगा। और कौन से डिडक्शंस हैं जो बिल्कुल अलाउड नहीं होंगे? वो है फ्रेट, इंश्योरेंस, पैकिंग, जो आपको समझो पोर्ट से आपके यूनिट तक लेके जा रहा है। इन विद इन द कंट्री अगर कोई ड्यूटीज है, टैक्सेस है, कस्टम ब्रोकरेजेस है, वो अलाउड नहीं है। वेस्टेज एंड स्पॉइलेज, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप समझे रफ डायमंड लेके आके पॉलिश डायमंड बना रहे हैं और उसके बाद स्टडेड ज्वेलरी बना रहे हैं, तो जो भी आपका वेस्टेज और स्पॉइलेज है वो कवर्ड नहीं होगा। एंड देयरफॉर यू नो सम ऑफ दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स are very very important for the purposes of the formula, which is in the next slide now. Next. So if you understand, this is a formula which has been given, which is a very, very universal formula. But as far as our product is concerned, this is the formula that we will have to understand, which is at 6-digit level, which is at chapter 71, but at 4-digit and to 6-digit level, what are the kinds of changes which are happening at 6-digit level that you will have to go and see. Second, in order to calculate the QVC, which is the qualifying value content, this is the formula which has been given, which is the value of good minus the value of non-originating material upon value of good into 100. This will give you a kind of a percentage. That percentage depending on what is allowed, जो मेरे पिछले स्लाइड में था कि कौन सी चीजें हैं जो खर्चों में अलाउड है, फॉर्मूला में अलाउड है, कौन सी चीजें जो खर्चों में अलाउड नहीं है, उसका अगर आप फॉर्मूला निकालेंगे, हमने एक इलस्ट्रेशन आपके लिए बनाया है, वो समझ के आपको ये फॉर्मूला एक बार आपने सेटिस्फाई कर लिया, दैट मीन्स वो बेनिफिट आपको मिल गया। अगर आपने सेटिस्फाई नहीं किया वो कंडीशन, दैट मीन्स आपको वो ड्यूटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट। So I'll just add. Yeah. So there is this comparison of UAE also we've made in this slide, and Sanjay will run us through this. But जो भी हमारे इंडस्ट्री मेंबर्स ऑलरेडी UAE सेपा का बेनिफिट ले रहे हैं, उनके लिए QVC नया नहीं है। वो ऑलरेडी जानते हैं QVC का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं या तो उसको कैसे अप्लाई करते हैं। But yes, QVC becomes very important, especially because we have rough diamonds which get imported. They go through cutting polishing. We know that the margins for cutting polishing is very marginal, but there again, there is a lot of wastage which comes out. And there is a manner in which the wastage is also calculated to increase your value addition. So therefore, it is very important that every industry member, जब आप FTA का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, आपके इंपोर्टेड रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट करते समय, आप ये QVC का ठीक से कैलकुलेशन करें, क्योंकि जब तक के हमारा एक्सपीरियंस जाता है, गवर्नमेंट हैज बीन वेरी सेंसिटिव अबाउट negotiating and closing a QVC, especially for this industry, in a manner that it is typically achievable if all factors are taken into consideration. पर अगर आप कोई फैक्टर मिस कर रहे हो तो शायद आपका QVC पहुंचेगा नहीं। इसलिए मेरी विनंती है कि आप इसको देखें, दोबारा देखें और ठीक से सारे एलिमेंट कंसीडर करके उसका कैलकुलेशन बनाएं। सॉरी संजय, ओवर टू यू अगेन। सो अगर आप ये चार्ट देखेंगे और आप समझ लीजिए कि आप एक इंडियन फेमस कंपनी है ज्वेलरी की, और आप 3 जगह सेल करना चाहते हैं, विच इज वन इज UK, वन इज UAE एंड वन इज इन दिस डोमेस्टिक मार्केट। तो वैल्यू एडिशन का जो फॉर्मूला है, जहां तक तीनों जगह सेम है, वहाँ ग्रेट है, विच इज लाइक सिल्वर ज्वेलरी स्टार्टेड विद जेमस्टोन्स, 6%, 6%, 6%। लेकिन देयर आर मेनी अदर वेज, और कितनी अभी जो FTAs आ रही हैं, नॉट नेसेसरी ये वैल्यू एडिशन नॉर्म्स सेम रहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं किधर 7% दिया हुआ है, किधर स्टैंडर्ड 40 है, किधर 7 है। तो जो कंट्री में आप जिस हिसाब से, जिस प्रकार से बिजनेस कर रहे हैं, आपकी वैल्यू एडिशन नॉर्म्स चेंज होगी। तो इसके लिए नहीं कि जो आपने एक फॉलो किया और एक कंट्री ने आपका एक्सेप्ट किया, तो वही मतलब आपके लिए बिल्कुल
क्लियर रहेगा कि यही सेम फॉर्मूला मुझे सब जगह अप्लाई करना है. नॉट नेसेसरी. यू नीड टू गो to the FTA, you need to see the schedule and accordingly understand how do you want to do the business. Next. ये बाकी काफी प्रोडक्ट्स है जो अंडर 71 चैप्टर के यहाँ हमने ये प्रेजेंटेशन में डाला है, सो दैट आपको एक वन स्टॉप शॉप एक प्रेजेंटेशन में आपको मालूम पड़ जाए कि जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं हर एक कंट्री के साथ कैसे कैसे अलग हैं, कहाँ सेम है, कहाँ डिफरेंट है, तो आपके लिए इजी रहेगा. नेक्स्ट. दिस इज एन एग्जाम्पल जो हमने लिया है आपको समझाने के लिए कि अगर हम रॉ मटेरियल है जो गोल्ड, अगर समझो यूएई से ले रहे हैं और वो है अभी एग्जाम्पल के तौर पे 1000 रुपए पे हम बेस प्राइस है, उसके ऊपर इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट जो मैंने बोला आपको अलाउड होगा आपके फॉर्मूला में इंक्लूड करने के लिए, तो वो समझो अगर 15 रुपया दिया गया और बाकी का जो खर्चा है राइट अप टू द यूनिट अगर 3 रुपए 75 पैसे हैं और अगर वो लिया वो विच इज नॉट इंक्लूडेड, therefore somewhere or the other the purchase price of gold which is basis of your valuation comes to about 101.13%. that means 1.13% आपका वैल्यूएशन वहां बढ़ गया. फिर वेस्टेज आया. वेस्टेज जो चीज है will not be allowed for you to be considered for the purposes of this formula. That means to that extent 2.25% अगर फॉर्मूला से मैं माइनस कर लूं विच इज 22.5 रुपए और अगर उसमें से मैंने घटा के उसमें छोड़ दूं तो आपको कहा ना कहा 98.88% और 988.75 is the gold value for the purposes of the qualifying formula. एंड उसके ऊपर अब बाकी की चीजें जो वैल्यू एडिशन है वो डाल दूं, समझो लेबर है, अदर मटेरियल्स है, अदर कॉस्ट है, और वो सब डाल के अगर समझू 3.5% पे ये सेल प्राइस पे डाल दूं, ऑटोमेटिकली 35 रुपए जो है और जो 3.60% है और 3.59 वो हो गया मिनिमम सेल प्राइस फॉर SETA eligibility which is 1.024.61. and now therefore this 2.46 which is where the real formula is will be considered for the purposes of your understanding whether you are meeting with the norms for the QVC as far as this particular heading is only concerned, and which is why we have picked up this heading which is 711319, and we have given you a particular formula that when you export to the UK, you have imported something from UAE, made some value addition, and now when you are exporting to the UAE, what is the kind of formula, what are the kinds of interpretations, and the manner in which they will be allowing you, will be disallowing you, and the documentation which you keep. I think, yeah, Sanjay, I'll just add on to this. This is a very important slide आपके संबंध के लिए. ये normally हमने केस स्टडी स्पेशली इंडस्ट्री के लिए बनाया. इसमें हमने एक्चुअल नंबर्स नहीं लिए. एक्चुअल नंबर्स लिए तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था. हम पहले वर्कआउट कर रहे थे जहाँ पे हम सब ले रहे थे कि सपोज 10 ग्राम गोल्ड लिया और उसका ज्वेलरी बनती है तो किस तरह से इम्पैक्ट आएगा, पर वो काफी कॉम्प्लिकेटेड जा रहा था. और यही मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन ईजी और सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड है. संजय जी ने वेस्टेज की बात करी. आप देखें, मैंने भी पहले वेस्टेज की बात करी. वेस्टेज एक्चुअली आपका बेनिफिशियल पॉइंट है. यहाँ पे वेस्टेज जैसे 2.25 आप रिडक्शन करते हो तो गोल्ड वैल्यू फॉर क्यूवीसी कम हो जाता है. कम होने के कारण आपका सेल प्राइस जो आप मार्जिन लगा के करते हो तो आपका वैल्यू एडिशन 3.59 आता है, विच इज बिकॉज ऑफ वेस्टेज यू आर एनीथिंग. When initially when the UAE SEPA came in, we had worked with a number for GJPC also, and a lot of the members of GJPC, we worked with them to identify how the calculation can be made more effectively, and this made it much more effective to avail benefits of these FTAs, and the same implication continues here. So therefore, please understand this example. This is only done for gold jewelry. Similarly, will be arising for diamonds, colored gemstones also when this implication comes through. And therefore, while the margins are very low in this industry, they still get achieved because we have that niche. The Indian artisans have that niche of ensuring that every part of the raw material is effectively used and nothing is wasted. And therefore, that wastage comes to add to your margin. While the formula does not take that into consideration, in the sense that the formula allows you to reduce it, and therefore आपका value addition meet हो जाएगा, QVC meet हो जाएगा.
Yes, sir. एंड देयरफॉर ये जो आप अगर वेस्टेज की बात समझ रहे हैं निशान से, इसके लिए बहुत जरा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके रिकॉर्ड है, जो वेस्टेज आप कैसे दिखा रहे हैं और क्या है, वो आप थोड़ा समझ के रखिए। बिकॉज कल अगर कोई कंट्री को आपके ऑडिट करना है और समझना है कि आपने वेस्टेज कैसे कैलकुलेट किया है, so please be ready for all those kinds of inspections and further questions and investigation, because ultimately they want to understand this full formula. And there will be times when you will have lawyers like Nishant, there will be times when you will have CAs who will be able to qualify all these numbers and put it together. Yeah. Next. These are all the non-qualifying operations. That means ये सारी जो चीजें ये बोर्ड में अभी ये तो मैंने illustratively डाली है, लेकिन ये सारे जो operations है, जो minor activities है, इसको ये खर्चे में नहीं गिना जा सकता है, because these are not major activities, these are minor activities, and thus will be not considered as part of your formula. So simple painting and polishing, washing, cleaning, removal of dust, simple operations, whatever else, putting, simple placing in bags, cases, boxes, ये सारे खर्चे they will not consider for the purposes of the formula under the rules of origin. Next. Yeah, sorry, Sanjay, I'll just throw some light on that because we've earlier in our experience have come across some controversies. ये अगेन ये इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने तो प्रैक्टिकली इंडस्ट्री मेंबर्स को काफी में सपोर्ट किया हुआ है. काफी क्वेश्चंस आते थे कि ज्वेलरी होलसेल में से कहीं से बन के आ जाएगी. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल से थाईलैंड से कुछ ज्वेलरी आ रही है, उसको मैं यहाँ पॉलिशिंग कर रहा हूँ, उसको बॉक्सेस में फिक्स करके फिर आगे सप्लाई कर रहे हैं, क्या ये वैल्यू एडिशन होगा? आंसर वेरी क्लियरली अगर आप देखें वहां पे लिखा हुआ है पॉलिशिंग एक्सेट्रा इज नॉट कवर्ड. अगेन सिंपल पैकिंग इन बैग्स, बॉक्सेस, केसेस, फिक्सिंग और कार्ड्स और बोर्ड्स will not be considered as this. Similarly, कभी कोई ज्वेलरी का खाली थोड़ा सा ये करके दिया हुआ है या तो खाली फिक्सिंग किया हुआ है, और we are just doing inspection, certification. Again, all of that are not considered to be elements of value addition. So therefore, even if you are looking at a situation where jewelry is manufactured in India, supplied to UAE, from UAE you may undertake one of these activities and then say that I'm changing. Of course, this is only for India UK setup, but it could come into question on multiple other setas also. Or say for example, today a lot of our jewelry gets exported through from India to UAE to UK. With this seta, you may see a complete change of the jewelry going directly also from India to UK, because you will be enjoying this direct benefit of zero. The 2% goes down to zero. But important that these kind of operations will not qualify operations where the rules of origin will give you any benefit. And very important what Nishant is also saying is कि ये अगर negotiations पे बात आती है, and very again मैं वही चीज दोहराऊंगा कि आप अपने गवर्नमेंट के साथ मिलिए, समझिए, गवर्नमेंट को समझाइए कि ये सब चीजें जो आप इंक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज द गिवन द बास्केट ऑफ चैप्टर 71 नॉट नेसेसरी एवरीथिंग विल क्वालिफाई. तो हम एज अ नेगोशिएटर क्या कर सकते हैं कि 6 डिजिट लेवल पे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वी कैन ऑल डिस्कस इट, नेगोशिएटेड कंट्री टू कंट्री. So what may work for UAE not necessarily works for UK, may work for Australia. तो उस हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, अगर कोई प्रोडक्ट मिक्स है या प्रोडक्ट प्रोफाइल है जो खाली ऑस्ट्रेलिया जाता है गोल्ड के लिए बट वो डायमंड के लिए नहीं जाता है, तो उसके लिए अगर ये सब चीजें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप उस तरह से भी नेगोशिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट. This is again very, very important, which I'll not waste too much time because of the time that we have taken, but clearly very, very important that as far as compliance is concerned, as far as supply chain is concerned, very, very important to try and see that if today we are in a good sense and with legitimate and legal intentions and expectations wanting to access the US market or any other market, please be beware depending on the supply chains, the kind of changes which we may do in our operations. And if it comes back to asking any questions on sanctions or because of the business out there, please be very, very careful and important that you are getting
all these issues sorted early enough. Next. This is just one last slide. I will not take more than 2 to 3 minutes. Today, what is important is that with this whole US thing, अभी के लिए तो चलो US जो भी negotiate करेगा नहीं करेगा, finally कहाँ जाएगा? आज प्रेसिडेंट ट्रम्प है, कल प्रेसिडेंट ABC आ जाएंगे, कल दूसरे कंट्री में कौन आएगा, क्या होगा, कल ये आज जो अग्रीमेंट्स चल रहे हैं UAE के साथ, कल अगर दूसरा कोई रूलर आए, कौन सी अग्रीमेंट्स हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Try and understand that with every market, now you should be ready कि आपको हर एक मार्केट समझनी पड़ेगी. हर एक मार्केट अभी आपके लिए ओपन है, पहले की तरह नहीं है कि खाली US और यूरोप के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए. अभी अगर आसियान देखा जाए तो there are markets such as Indonesia, there are markets such as Malaysia, there are markets such as Thailand. If you think there is an economy, वियतनाम की GDP, वियतनाम का कंजम्पशन स्किल्स बहुत बढ़ गया है. तो अगर आपको लगता है ये मार्केट्स पे आपको एक्सेस करना है, मार्केट कंजम्पशन ट्रेंड्स, आप एक काम कीजिए, एक पेपर बनाइए which is looking at new markets, new dynamics, and how should you look at some of the consumption trends so that when India is deciding to negotiate with anybody, you know exactly why this market is important. What is the competition and dynamics? ये मतलब एक जो मैं ये 5 बॉक्सेस डाला है, ये जब मैं RCEP के नेगोशिएशंस के लिए गया था, pretty much जापानीज एंड चाइनीज जो हमारे काउंटर पार्ट्स थे, वो एक ऐसा पेपर लेके बैठे थे हर एक सेक्टर के ऊपर कि उनका इंडस्ट्री का आस्क क्या है, क्यों आस्क है और क्या इंपॉर्टेंट है. तो अगर मार्केट कंपटीशन एंड डायनामिक्स की बात करें तो कल अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, अगर ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी कंपटीशन है दूसरे कंट्री से और आपको ये FTA साइन हो रहा है, तो क्या है वो कंट्री में जो आपको एक्सेस चाहिए, क्यों एक्सेस चाहिए, कौन से प्रोडक्ट के लिए एक्सेस चाहिए, क्या कंडीशंस पे एक्सेस चाहिए, टैरिफ, नॉन टैरिफ, लेबलिंग, सेल्स, ई-कॉमर्स, everything is open for discussion that you should discuss. Tariff preferences, of course, secondary regulations, again, which I said, sanctions, and last and not the least, ease of doing business. Given that India is already talking about liberalization on many sectors, GST के ऊपर जो आपने अभी बेनिफिट देखा है, जो आएगा, मिस्टर मोदी ने ऑलरेडी अनाउंस किया है, बाकी काफी चीजें हो रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है. चाइना में जब भी आप बिजनेस करें तो 2 पेपर्स पे आपका एक्सपोर्ट हो जाता है. इंडिया में 6 से 7 डॉक्यूमेंट चाहिए, एक आदमी चाहिए खाली एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन हर एक लेवल पे बनाने के लिए, तो उसको कैसे कम करना चाहिए. ऑफ कोर्स मिस्टर गोयल इज आल्सो वेरी वेरी innovating things he comes with. अभी एक भारत नेट का एक प्रेजेंटेशन और एक implementation होने वाला है in order to understand how do you do business with other countries. So therefore it's important that you please understand that whatever was happening in the past, whatever is happening in the present, not necessarily the future. We will have to be 2 steps ahead, and it is therefore important that an industry such as yours, who is very, very important industry, both for the purposes of foreign exchange, livelihood, GDP, and jobs, understands that how do you want to grow, what is your aspiration, and both Nishant and I are available here at ELP to come and support you and then take these missions forward. And thank you for this invite and look forward to answering any of your questions. Thank you. Before we conclude, just on the previous slide, if you can go. So, Sanjay has been active on these aspects and therefore is elaborated. We have for a number of other sectors as ELP worked out on these papers and given to the government of India as the government moves in to negotiate with various countries on FTAs. If there is a belief that, and of course, gems and jewelry is a very important sector and there is always a potential there. कहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है, कौन से पोटेंशियल को टैप करना चाहिए, किस तरह से उसका बेनिफिट लेना चाहिए, और उस एस्पेक्ट के कारण अपनी सरकार जब नेगोशिएट करते समय कौन से एस्पेक्ट्स को ठीक से ध्यान में रखे ताकि उसका हमें पूरा बेनिफिट मिल पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इस तरह का पेपर नॉर्मली कोई इंस्टीट्यूशन से या तो ELP के कोलैबोरेशन से बनवाता है और फाइल कराता है, जिससे बहुत इफेक्टिव होता है. GJPC itself is a very effective body and you have a very good representation through that. The time is right to take maximum benefit to ensure that we are not only availing all benefits under FTAs,
but enhancing the potential of benefit that can be availed as more and more FTAs get signed. With that, thank you so much for giving us this opportunity. Thank you to GJEPC, Mithilesh ji, the entire team at GJEPC, and the audience and listeners. Over to GJEPC, Mithilesh ji. थैंक यू सो मच सर. मेरा एक रिक्वेस्ट है कि एक बार आप Q&A चेक करके कुछ अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आप वो बोलकर एक्सप्लेन करें अगर मे बी किसी ने मिस कर दिया हो, एंड आफ्टर दैट यू कैन एंड द वेबिनार. Sure. So, as the presentation was going on, I think our team has been responding to some of the questions which were being raised. If there are certain other questions, I'll just try to run through quickly. Will you be sharing the recording? I think the recording is a prerogative of GJEPC. It will be up to them. I will. Yes, we are sharing. Okay. Our presentation will be made available to GJEPC, and they are happy to use it in the manner that they think appropriate. There is a question, I think it's a continuity to the earlier question. Yes, there are contractual requirements when dealing with many corporates regarding slavery laws. This is also independently audited in India with agencies like Intertech and SGS. Sanjay, you want to answer that? Or? Yeah, so given the whole sustainability issue is not only environment, is also human rights. इसके लिए आप देखेंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो FTAs होते हैं उसमें ये सारे कंडीशंस होते हैं. Apart from conditions of being an responsible corporate citizen, that means आपकी जो credibility है, maybe India में regulation is not stringent or is for that purposes matches with whatever is given as per the United Nations, but given there are requirements of your customers sitting in Western countries to go beyond and above the regulations which are given in India, I think it's important that from your own credibility perspective, you try building on some of these kinds of independent audits on human rights and environment. And once these certifications are available to you, then, surely it will help you in your business. This is the same way like how ELP invested in a certification known as ISO because it was the need of the hour. Same way you should go for certifications like this, which will help you in your business. Yeah. The next one is request to GJEPC provide guidance on this. So I think GJEPC will take it directly. Can this slide be sent to us? I think again GJEPC will manage that. How to get connected with international buyer? What is offer provided by government for participation as an international exhibitor? Less documents required to do more business and grow business. Of course, government is working towards ease of doing business, and like you mentioned, but I think GJEPC itself has a very effective guidance desk. So, a lot of these questions can be routed through GJEPC. Having said that, the government on a larger basis, not specifically for the gems and jewelry sector, is coming up with ways and means to provide facilitation for giving access to Indian businesses, how they can expand into foreign markets and therefore increase the overall exports from India. So just to add what Nishant mentioned, एक तो ये भारत नेट है जो अभी अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने और अभी इम्प्लीमेंट करेगा बहुत जल्दी. वो डेटाबेस है यूएस की तरह, जैसे यूएस अपने लोगों को कनेक्ट करता है दुनिया भर के बायर्स के साथ, अंडरस्टैंडिंग उनके बिजनेसेस, क्रेडिबिलिटी, सेम वे भारत नेट आने वाला है. दूसरा एक चीज मैं मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोलूंगा कि आप ये भी ट्राई कीजिए कि जो हमारे जिस तरीके से हमारे एम्बेसीज हैं हर एक कंट्री में, आपका वो एक कंट्री में भी आप जो अगर वहाँ के जो कमर्शियल अटैचेज हैं इंडिया के, अगर आप उनको ईमेल, फोन्स, व्हाटएवर काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन आप उनको लिखेंगे, all the commercial attaches of India are responsible to give you any information which is very, very important for your business. And therefore, things like this is very, very important. And then you should take it from there. As far as if India company has representative office in UK and deputy by less than 3 years, then yes, this is something known as double contribution agreement, which India and UK have signed. And therefore, kindly please go through the draft.
India has very well negotiated something like this, and I think you can really take that benefit, and thus all those taxes are not payable there, but you are responsible then to come to India and pay the taxes. To that extent, you've already got some benefit of doing business there. The next one is, so it's basically 2% duty, that is the benefit, as we can see, correct? There is no other guidance given on movement of goods, being specific goods to be sent out and in without any extra duty or tax in UK or India. That's So, correct. Yeah, sorry, go ahead. so apart from the benefit, what you look at it as the 2%. Now, depending on the value addition, depending on the transshipment, depending on the other business, also very important to see कि UK का जो engagement है बाकी countries के साथ क्या engagement है. तो पहले जैसे एक यूरोप होता था जिसमें UK होता था. Again, UK and Europe are getting into again an agreement where some of these products will be borderless and will be important. That does not mean that we should violate those agreements, but kindly go and see that आज यूके के साथ जो बाकी के कंट्री है, अगर आपके साथ अगर समझे आपको यहाँ से कुछ चीज बेचनी है कनाडा, अब तक इंडिया कनाडा का अग्रीमेंट नहीं है, लेकिन यूके कनाडा का अग्रीमेंट है. Is there a way that if you want to access that country, Canada, can you use UK as a base depending on the operations, and you can and therefore then you can use UK as a base to do further business? Think about such important issues. How much profit margin is there in exporting gems and jewelry roughly? I think you all are more industry experts. We are merely lawyers supporting this industry. I think your co-audience in this will be better suited in answering these questions. Just on the 2%, let me just highlight that considering the nature of product that we deal in, 2% is a very significant duty. Some of the exports that we do, even margins are not to that extent. So, a 2% saving of duty on supplies to UK, to my understanding, is a significant achievement. How would India be placed against its competitors while exporting gems and jewelry to UK? So very important for you to see कि यूके में आज जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं कौन से कंट्री से आ रहे हैं, कौन सा टाइप का प्रोडक्ट आ रहा है, कौन सा टाइप का मटेरियल है, कौन से टाइप का आप बिजनेस कर सकते हैं, विच इज व्हाई आई सेड मार्केट डायनामिक्स एंड कंपटीशन. सो ये डेटाबेसेस काफी इजीली अवेलेबल है. अगर आप ये डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट निशान. वी विल बी एबल टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इंपोर्ट्स व्हिच आर कमिंग एंड एट व्हाट rates are they coming, what benefits are they getting, or they are not getting any benefits, and how they are doing. अगर आपको उनका मार्केट शेयर लेना है तो आपको both operation wise, business wise, regulation wise, and last and not the least, strategy wise, you will have to come up to see if you really want to, take a more market share of UK, and then how do you work around it. So also if you see India's competitors while exporting to gems and jewelry to UK would be typically certain other Southeast Asian countries, China, etc. Depending on what their agreement is with UK, if there is one. Other factors will be more dependent upon how efficiently is our production in the country that we are able to do. But more importantly, the fact that we have certain niche as regards some top quality cutting, polishing, as well as jewelry may give us an upper edge. Can you please repeat embassy related discussion? Basically, suppose if you want to export something to say Africa, okay, or you want to export something to New Zealand, please reach out to your embassy, Indian embassy in New Zealand. There is always in every Indian embassy, there will be a commercial attaché. Please reach out to the commercial attaché and ask him for the information as regards your product, as regards your industry, sector, reports, number of people, players. They will have some information and intelligence which they can give it to you, and this can help you to understand the business better of that country rather than, of course, Google is important, accessing all this is important, but having people from our country sitting out there who are out there to serve us will be better served if you can ask them all the right questions.
Siddharth Jain has asked a question: how to make most of FTA on export of platinum to UK from India? If possible, help with small illustration. Siddharth, I think it will take some time to actually articulate the illustration. I'll request my colleague Milan, who is there. He will put in his number, and maybe you can reach out to him, and we can help you out in explaining how this. Because I think we are running short of time. There may not be sufficient time to do that. Does loose gemstones and fashion jewelry has good scope in UK? Since I was focusing in the US, I'm not thinking of UK and Canada. Kindly answer. Again, I think it's a more industry specific question. You may have better experts than us who can provide this input, and maybe GJPC can also step in to provide this. Okay, this is answered. I think there are a few other questions, but I think we're running out of time. Shall we conclude this? And हमारा भी कहना यही था कि थोड़ा टाइम का शॉर्टेज को देखते हुए, और जो भी क्वेश्चंस हैं आपके मेंबर्स ने जो भेजे हैं हम आपको शेयर कर देंगे, कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी शेयर करेंगे, आप जो है उनको 1-to-1 बेसिस पे आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच सर, इस वेबिनार के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी हमारे मेंबर्स को देने के लिए। मेंबर्स का भी, मेंबर जो जुड़े हैं, हम आप सबके का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने धैर्य से चीजों को समझा। हम पूरा डिटेल्स कॉन्टेक्स्ट के साथ में आपको शेयर कर देंगे, जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं। आप 1-to-1 बेसिस पे निशांत जी से इस वेबिनार्स के बाद में जब भी आपको लगे कि कोई क्वेरीज और कोई सॉल्यूशंस प्राप्त करना है, आप सीधे उनसे कनेक्ट करें और अपने जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर प्राप्त करें। बिल्कुल निशांत जी, आपको ठीक लगे तो हम अभी क्लोज करें इसको। बिल्कुल बिल्कुल मित्र जी, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, और we've been able to bring value to the listeners on this webinar. थैंक यू निशांत जी, थैंक यू संजय जी, और ऑडियंस का भी हम काउंसिल की तरफ से एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए हम आप सबसे विदा लेते हैं। फिर जल्दी हम फिर और डिटेल्स में इस सेमिनार के माध्यम से आप लोगों से जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you.